अदब कहानी में खुशामदीद। आज के अफसाने का उन्वान है लालटेन। इस अफसाने को तहरीर किया है सादत हुसैन मंटो ने। मेरा कयाम बटूत में गो मुख्तसर था, लेकिन गुनागू रूहानी मुसरतों से पुर। मैंने उसकी सेहत अफजा फिजा में जितने दिन गुजारे हैं, उनके हर लम्हे की याद मेरे जहन का एक जज़्बा बनकर रह गई है, जो बुलाए ना भूलेगी। क्या दिन थे, बार बार मेरे दिल की गहराइयों से ये आवाज बुलंद होती है और मैं कई कई घंटों इसके ज़ेरे असर बेहोद मदहोश रहता हूँ। किसी ने ठीक कहा है कि इंसान अपनी गुज़िश्ता जिंदगी की कंडरों पर मुस्तकबिल की दीवारों को उस्तवार करता है। इन दिनों मैं भी यही कर रहा हूँ, यानी बीती हुई अयाम की याद को अपनी मुज़हमिल रगों में जिंदगी बख्श इंजेक्शन के तौर पर इस्तेमाल कर रहा हूँ। जो कल हुआ था उसे अगर आज देखा जाए तो इसके और हमारे दरमियान सदियों का फासला नजर आएगा, और जो कल होना है उसके मुतालिक हम कुछ नहीं जानते और ना जान सकते हैं। आज से पूरे 4 महीने पहले की तरफ देखा जाए तो बटोत में मेरी जिंदगी एक अफसाना मालूम होती है। ऐसा अफसाना जिसका मुसव्वदा साफ ना किया गया हो। उस खोई हुई चीज को हासिल करना दूसरे इंसानों की तरह मेरे बस में भी नहीं। जब मैं इस्तकबाल के आईने में अपनी आने वाली जिंदगी का अक्स देखना चाहता हूँ तो इसमें मुझे हाल ही की तस्वीर नजर आती है, और कभी कभी इस तस्वीर के पस मंजर में माजी के धुंधले नकूश नजर आ जाते हैं। इनमें बाज नक्श इस कदर तीखे और शोख रंग हैं कि शायद ही उन्हें जमाने का हाथ मुकम्मल तौर पर मिटा सके। जिंदगी के इस खोई हुई टुकड़े को मैं इस वक्त जमाने के हाथ में देख रहा हूँ, जो शरीर बच्चे की तरह मुझे बार बार इसकी झलक दिखाकर अपनी पेट पीछे छुपा लेता है, और मैं इस खेल ही से खुश हूँ, इसको गनीमत समझता हूँ। ऐसे वाकयात को जिनकी याद मेरे जहन में अब तक ताज़ा है, मैं आम तौर पर दोहराता रहता हूँ ताकि इनकी तमाम शिद्दत बरकरार रहे, और इस गरज के लिए मैं कई तरीके इस्तेमाल करता रहता हूँ। बाज़ औक़ात मैं ये बीती हुई वाक़यात अपने दोस्तों को सुनाकर अपना मतलब हल कर लेता हूँ। अगर आपको मेरे इन दोस्तों से मिलने का इत्तेफाक हो तो वो आपसे यकीनन यही कहेंगे कि मैं किस्सा गोई और आप बीतियां सुनाने का बिल्कुल सलीका नहीं रखता। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दस्तान सुनाने के दौरान में मुझे सामीन के तेवरों से हमेशा इस बात का एहसास हुआ है कि मेरा बयान गैर मरबूत है, और मैं जानता हूँ कि चूंकि मेरी दास्तान में हमवारी कम और झटके ज्यादा होते हैं, इसलिए मैं अपने महसूसात को अच्छी तरह किसी के दिमाग पर मुंतकिल नहीं कर सकता, और मुझे अंदेशा है कि मैं ऐसा शायद ही कर सकूं। इसकी खास वजह यह है कि मैं अक्सर औकात अपनी दास्तान सुनाते सुनाते जब ऐसे मकाम पर पहुंचता हूं जिसकी याद मेरे जहन में मौजूद ना थी, और वो ख्यालात की रूह में खुद ब खुद बह कर चली आती थी, तो मैं गैर इरादी तौर पर इस नई याद की गहराइयों में गुम हो जाता हूँ, और इसका नतीजा ये होता है कि मेरे बयान का तसलसल यकलख्त मुंतशर हो जाता है। और जब मैं इन गहराइयों से निकल कर दस्तान के टूटे हुए धागे को जोड़ना चाहता हूँ तो उजलत में वो ठीक तौर से नहीं जुड़ता। कभी कभी मैं ये दास्तानें रात को सोते वक्त अपने जहन की ज़बानी खुद सुनता हूँ, लेकिन इस दौरान में मुझे बहुत तकलीफ उठाना पड़ती है। मेरे जहन की ज़बान बहुत तेज है और इसको काबू में रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। बाज़ औक़ात छोटे छोटे वाक़यात इतनी तफसील के साथ खुद ब खुद बयान होना शुरू हो जाते हैं कि तबीयत उकता जाती है, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक वाक़या की याद किसी दूसरे वाक़या की याद ताज़ा कर देती है, और इसका एहसास किसी दूसरे एहसास को अपने साथ ले आता है, और फिर एहसासात और अफकार की बारिश जोरों पर शुरू हो जाती है, और इतना शोर मचता है कि नींद हराम हो जाती है। जिस रोज सुबह को मेरी आंखों के नीचे सियाह हल्के नजर आए, आप समझ लिया करें कि सारी रात मैं अपने जहन की किस्सागोई का शिकार बना रहा हूँ। जब मुझे किसी बीती हुई वाक़ये को इसकी तमाम शिद्दतों समेत महफूज करना होता है तो मैं कलम उठाता हूँ और किसी गोशे में बैठकर कागज पर अपनी जिंदगी के इस टुकड़े की तस्वीर खींच देता हूँ। ये तस्वीर बिद्दी होती है या खूबसूरत, इसके मुताल्लिक मैं कुछ नहीं कह सकता, और मुझे ये भी मालूम नहीं कि हमारे अदबी नकात मेरे इन कलमी तस्वीरों के मुताल्लिक क्या राय मुरतब करते हैं। दरअसल मुझे इन लोगों से कोई वास्ता ही नहीं। अगर मेरी तस्वीर कशी सकीम और खाम है तो हुआ करे, मुझे इससे क्या, और अगर ये इनके मुकर्रर करदा मयार पर पूरा उतरती है तो भी मुझे इससे क्या सरोकार हो सकता है। मैं ये कहानियां सिर्फ इसलिए लिखता हूँ कि मुझे कुछ लिखना होता है। जिस तरह आदि शराबखोर दिन डले शराब खाने का रुख करता है, ठीक इस तरह मेरी उंगलियां बेख्तियार कलम की तरफ बढ़ती हैं और मैं लिखना शुरू कर देता हूँ। मेरा रुई सखन या तो अपनी तरफ होता है या इन चंद अफराद की तरफ जो मेरी तहरीरों में दिलचस्पी लेते हैं। मैं अदब से दूर और जिंदगी की नजदीक तर हूँ। जिंदगी जिंदगी
जिंदगी, मैं जिंदगी जिंदगी पुकारता हूँ, मगर मुझे जिंदगी कहाँ। और शायद यही वजह है कि मैं अपनी उम्र की पिटारी खोल कर इसकी सारी चीजें बाहर निकालता हूँ और जार पूंछ कर बड़े करीने से एक कतार में रखता हूँ, और इस आदमी की तरह जिसके घर में बहुत थोड़ा सामान हो इनकी नुमाइश करता हूँ। बाज़ औक़ात मुझे अपना ये फेल बहुत बुरा मालूम होता है, लेकिन मैं क्या करूं, मजबूर हूं। मेरे पास अगर ज्यादा नहीं तो इसमें मेरा क्या कसूर है। अगर मुझ में सफलापन पैदा हो गया है तो इसका जिम्मेदार मैं कैसे हो सकता हूं। मेरे पास थोड़ा बहुत जो कुछ भी है गनीमत है। दुनिया में तो ऐसी लोग भी होंगे जिनकी जिंदगियां चटियल मैदान की तरह खुश्क है, और मेरी जिंदगी के रेगिस्तान पर तो एक बार बारिश हो चुकी है। गो मेरा शबाब हमेशा के लिए रुखसत हो चुका है, मगर मैं इन दिनों की याद पर जी रहा हूँ जब मैं जवान था। मुझे मालूम है कि ये सहारा भी किसी रोज जवाब दे जाएगा, और इसके बाद जो कुछ होगा मैं बता नहीं सकता। लेकिन अपने मौजूदा इंतशार को देखकर मुझे ऐसा महसूस होता कि मेरा अंजाम चश्मे फलक को भी नमनाक कर देगा। खराबा फिक्र का अंजाम। वो शख्स जिसे अंजाम कार अपने वजनी अफकार के नीचे पिस जाना है, ये सतूर लिख रहा है। और मजे की बात यह है कि वो ऐसी और बहुत सी सतरें लिखने की तमन्ना अपने दिल में रखता है। मैं हमेशा मगमूम व मलोल रहा हूँ, लेकिन शबीर जानता है कि बटोत में मेरी आहों की जर्दी और तपिश के साथ साथ एक खुशगवार मुसरत की सुर्खी और ठंडक भी थी। वो आब व आतिश के इस बाहमी मिलाप को देखकर मुताज्जब होता था, और गालिबन यही चीज थी जिसने उसकी निगाहों में मेरे वजूद को एक मामा बना दिया था। कभी कभी मुझे वो समझने की कोशिश करता था, और इस कोशिश में वो मेरे करीब भी आ जाता था, मगर दफातन कोई ऐसा हादसा वकू पजीर होता जिसके बायस उसे फिर परे हटना पड़ता था, और इस तरह वो नई शिद्दत से मुझे पुरस्रार और कभी पुरतसन्नो इंसान समझने लगता। इकराम साहब हैरान थे कि बटोत जैसे गैर आबाद और गैर दिलचस्प देहात में पड़े रहने से मेरा क्या मकसद है, वह ऐसा क्यों सोचते थे। इसकी वजह मेरे ख्याल में सिर्फ ये है कि इनके पास सोचने के लिए और कुछ नहीं था, चुनांचे वो इसी मसले पर गौर व फिक्र करते रहते थे। वजीर का घर इनके बंगले के सामने बुलंद पहाड़ी पर था, और जब उन्होंने अपने नौकर की जबानी ये सुना कि मैं उस पहाड़ी लड़की के साथ पहरों बातें करता रहता हूँ, तो उन्होंने ये समझा कि मेरी दुखती हुई रग इनके हाथ आ गई है, और उन्होंने एक ऐसा राज मालूम कर लिया है जिसके अफशा पर तमाम दुनिया के दरवाजे मुझ पर बंद हो जाएंगे। लोगों से जब वो इस मसले पर बातें करते थे तो ये कहा करते थे कि मैं तायुश पसंद हूँ और एक भूली बाली लड़की को पांस रहा हूँ। और एक बार जब उन्होंने मुझसे बात की तो कहा, देखिए ये पहाड़ी लुंडियां बड़ी खतरनाक है, ऐसा न हो कि आप उसके जाल में फंस जाएं। मेरे समझ में नहीं आता था कि उन्हें या किसी और को मेरे मामलात से क्या दिलचस्पी हो सकती थी। वजीर का कैरेक्टर बहुत खराब था और मेरा कैरेक्टर भी कोई खास अच्छा नहीं था, लेकिन सवाल ये है कि लोग क्यों मेरी फिक्र में मुब्तला थे, और फिर जो उनके मन में था साफ साफ क्यों नहीं कहते थे। वजीर पर मेरा कोई हक नहीं था और ना वो मेरे दबाव में थी। इकराम साहब या कोई और साहब अगर इससे दोस्ताना पैदा करना चाहते तो मुझे इसमें क्या एतराज हो सकता था। दरअसल हमारी तहजीब व माशरत ही कुछ इस किस्म की है कि आमतौर पर साफगोई को मायूब ख्याल किया जाता है, खुलकर बात ही नहीं की जाती, और किसी के मुतल्लिक अगर इजहार ख्याल भी किया जाता है तो गिलाफ चढ़ाकर। मैंने साफगोई से काम लिया और इस पहाड़ी लुंडिया से, जिससे बड़ा खतरनाक कहा जाता था, अपनी दिलचस्पी का एहतराफ किया। लेकिन चूंकि ये लोग अपने दिल की आवाज को दिल ही में दबा देने की आदी थे, इसलिए मेरी सच्ची बातें इनको बिल्कुल झूठी मालूम हुई और इनका शक बदस्तूर कायम रहा। मैं इन्हें कैसे यकीन दिलाता कि मैं अगर वजीर से दिलचस्पी लेता हूँ तो इसका बायस ये है कि मेरा माजी और हाल तारीख है, मुझे इससे मोहब्बत नहीं थी, इसीलिए मैं इससे ज्यादा वाबस्ता था। वजीर से मेरी दिलचस्पी इस मोहब्बत का रियाल चलती जो मेरे दिल में उस औरत के लिए मौजूद है जो अभी मेरी जिंदगी में नहीं आई। मेरी जिंदगी की अंगूठी में वजीर एक झूठा नगीना थी, लेकिन ये नगीना भी मुझे अजीज था, इसलिए कि इसकी तलाश, इसका माप बिल्कुल इस असल नगीना के मुताबिक था जिसकी तलाश में मैं हमेशा नाकाम रहा हूँ। वजीर से मेरी दिलबस्तगी बेगरज नहीं थी, इसलिए मैं गरजमंद था। वो शख्स जो अपने गम अफजा माहौल को किसी के वजूद से रौनक बख्शना चाहता हो, उससे ज्यादा खुदगर्ज और कौन हो सकता है। इस लिहाज से मैं वजीर का ममनून भी था, और खुदा गवाह है कि मैं जब कभी इसको याद करता हूँ तो बेइख्तियार मेरा दिल इसका शुक्रिया अदा करता है। शहर में मुझे सिर्फ एक काम था, अपनी माजी, हाल और मुस्तकबिल के गुप्त अंधेरे को आंखें पाड़ पाड़ कर देखते रहना और बस। मगर बटोत में इस तारीकी के अंदर रोशनी की एक शुआत थी, वजीर की लालटेन। पटियारे के यहाँ रात को खाना खाने के बाद मैं और शबीर
टहलते टहलते इकराम साहब के बंगले के पास पहुंच जाते। ये बंगला होटल से करीबन 3 जरीब के फासले पर था। रात की खुनक और नीम मरतूब हवा में इस चहलकदमी का बहुत लुत्फ आता था। सड़क के दाएं बाएं पहाड़ियों और ढलवानों पर मकई की खेत रात के धुंधलके में खाकिस्त्री रंग के बड़े बड़े कालीन मालूम होते थे, और जब हवा के झोंके मकई के पौधों में लर्जिश पैदा कर देते तो ऐसा मालूम होता कि आसमान में बहुत सी परियां इन कालीनों पर उतर आई हैं और होले होले नाच रही हैं। आधा रास्ता तय करने पर जब हम सड़क के बाएं हाथ एक छोटे से 2 मंजिला चोबी मकान के करीब पहुंचते तो शबीर अपनी महसूस धुन में ये शेर गाता, हर कदम फितना है, कयामत है, आसमान तेरी चाल क्या जाने। ये शेर गाने की खास वजह ये थी कि इस चोबी मकान के रहने वाले इस गलतफहमी में मुब्तला थे कि मेरे और वजीर के ताल्लुकात अखलाकी नुक्ता निगाह से ठीक नहीं, हालांकि वो अखलाक के मानी से बिल्कुल नाशना थे। ये लोग मुझसे और शबीर से बहुत दिलचस्पी लेते थे और मेरी नक्लो हरकत पर खास तौर पर निगरानी रखते थे। वो तफरीह की गरज से बटोत आए हुए थे और उन्हें तफरीह का काफी सामान मिल गया था। शबीर ऊपर वाला शेर गाकर इनकी तफरीह में मजीद इजाफा किया करता था। इसको छेड़छाड़ में खास लुत्फ आता था। यही वजह है कि इन लोगों की रिहाइशगाह के इन सामने पहुंचकर इसको ये शेर याद आ जाता था और वो फौरन उसे बुलंद आवाज में गा दिया करता था। रफ्ता रफ्ता वो इसका आदी हो गया था। ये शेर किसी खास वाक़ई या तासुर से मुतल्लिक ना था। मेरा ख्याल है कि उसे सिर्फ यही शेर याद था, या हो सकता है कि वो सिर्फ इसी शेर को गा सकता था, वरना कोई वजह ना थी कि वो बार बार यही शेर दोहराता। शुरू में अंधेरी रातों को सुनसान सड़क पर हमारी चहलकदमी चोबी मकान के 24 साकनों पर कोई असर पैदा ना कर सकी, मगर कुछ दिनों के बाद उनके बलाई कमरे में रोशनी नजर आने लगी और वो हमारी आमद के मुंतजिर रहने लगे। और जब एक रोज इनमें से एक ने अंधेरे में हमारे रुख मालूम करने के लिए बैटरी रोशन की तो मैंने शबीर से कहा, आज हमारा रोमान मुकम्मल हो गया है। मगर मैंने दिल में इन लोगों की काबिल रहम हालत पर बहुत अफसोस किया, क्योंकि वो बेकार 2-2, 3-3 घंटे तक जागते रहते थे। हस्बे मामूल एक रात शबीर ने उस मकान के पास पहुंचकर शेर गाया और हम आगे बढ़ गए। बैटरी की रोशनी हस्बे मामूल चमकी और हम बातें करते हुए इकराम साहब के बंगले के पास पहुंच गए। इस वक्त रात के 10 बजे होंगे। हू का आलम था, हर तरफ तारीकी ही तारीकी थी। आसमान हम पर मर्तबान के ढकने की तरह झुका हुआ था और मैं ये महसूस कर रहा था कि हम किसी बंद बोतल में चल फिर रहे हैं। सकूत अपनी आखिरी हद तक पहुंचकर मुतकल्लिम हो गया था। बंगले के बाहर बरामदे में एक छोटी सी मेज पर लैंप चल रहा था और पास ही पलंग पर इकराम साहब लेटे किसी किताब के मुताला में मसरूफ थे। शबीर ने दूर से इनकी तरफ देखा और दफतन साधुओं का महसूस नारे मस्ताना अलग नरंजन बुलंद किया। इस गैर मुतवक्का शोर ने मुझे और इकराम साहब दोनों को चौंका दिया। शबीर खुल खिलाकर हंस पड़ा। फिर हम दोनों बरामदे में दाखिल होकर इकराम साहब के पास बैठ गए। मेरा मुंह सड़क की जानिब था। इस वक्त जब मैंने हुक्की की ने मुंह में दबाई, मुझे सामने सड़क के ऊपर तारीकी में रोशनी की एक झलक दिखाई दी। फिर एक मुतहरिक साया नजर आया और इसके बाद रोशनी एक जगह साकिन हो गई। मैंने ख्याल किया कि शायद वजीर का भाई अपने कुत्ते को ढूंढ रहा है। चुनांचे उधर देखना छोड़कर मैं शबीर और इकराम साहब के साथ बातें करने में मशगूल हो गया। दूसरी रोज शबीर के नारा बुलंद करने के बाद फिर अखरोट के दरख्त के अकब में रोशनी नमदार हुई और साया हरकत करता हुआ नजर आया। तीसरी रोज भी ऐसा हुआ। चौथे रोज सुबह को मैं और शबीर चश्मे पर गुसल को जा रहे थे कि ऊपर से एक कंकर गिरा। मैंने बेवक्त सड़क के ऊपर जाड़ियों की तरफ देखा। वजीर सर पर पानी का गड़ा उठाए हमारी तरफ देखकर मुस्कुरा रही। वो अपने महसूस अंदाज में हंसी और शबीर से कहने लगी, क्यों जनाब, ये आपने क्या वतीरा इख्तियार किया है कि हर रोज हमारी नींद खराब करें। शबीर खैराज़दा होकर मेरी तरफ देखने लगा। मैं वजीर का मतलब समझ गया था। शबीर ने उससे कहा, आज आप पहेलियों में बात कर रही हैं। वजीर ने सर पर गड़े का तवाज़ुन कायम रखने की कोशिश करते हुए कहा, मैं इतनी देर तक लालटेन जलाकर अखरोट के नीचे बैठी रहती हूँ और आपसे इतना भी नहीं होता कि पूठे मुंह शुक्रिया ही अदा कर दें। भला आपकी ज्योति को क्या गरज पड़ी है? ये चौकीदारी तो मेरी ही जिम्मे है। आप टहलने को निकले और इकराम साहब के बंगले में घंटों बातें करते रहें और मैं सामने लालटेन लिए ऊँगती रहूं। शबीर ने मुझसे मुखातिब होकर कहा, ये क्या कह रही हैं? भाई मैं तो कुछ ना समझा, ये किस धुन में आलाप रही हैं? मैंने शबीर को जवाब ना दिया और वजीर से कहा, हम कई दिनों से रात गए इकराम साहब की यहाँ आते हैं। 2-3 मरतबा मैंने अखरोट के पीछे तुम्हारी लालटेन देखी, पर मुझे ये मालूम नहीं था कि तुम खास हमारे लिए आती हो। इसकी क्या जरूरत है? तुम नाहक अपनी नींद क्यों खराब करती हो? वजीर ने शबीर को मुखातिब करके कहा, आपके दोस्त बड़े ही नाशुक्रे हैं। एक तो मैं इनकी हिफाजत करूं और ऊपर से यही मुझ पर अपना एहसान जताए। इनको अपनी जान प्यारी ना हो पर
वो कुछ कहते कहते रुक गईं और बात का रुख यूं बदल दिया, आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि यहाँ इनके बहुत दुश्मन पैदा हो गए हैं, फिर आप इन्हें क्यों नहीं समझाते कि रात को बाहर ना निकला करें। वजीर को वाकई मेरी बहुत फिक्र थी। बाज़ औक़ात वो मुझे बिल्कुल बच्चा समझकर मेरी हिफाजत की तदबीरें सोचा करती थी, जैसे वो खुद महफूज व मामून है और मैं बहुत सी बलाओं में गिरा हुआ हूँ। मैंने उसे कभी ना टोका था, इसलिए कि मैं नहीं चाहता था कि उसे इस स्ट्रगल से बाज रखूं जिससे वो लुत्फ उठाती है। इसकी और मेरी हालत बईनी ही एक जैसी थी, जैसे हम दोनों एक ही मंजिल की तरफ जाने वाले मुसाफिर थे जो एक लक और दक सहरा में एक दूसरे से मिल गए थे। उसे मेरी जरूरत थी और मुझे उसकी, ताकि हमारा सफर अच्छी तरह कट सके। मेरा और इसका सिर्फ ये रिश्ता था जो किसी की समझ में नहीं आता था। हम हर शब मुकर्रर वक्त पर टहलने को निकलते। शबीर जो भी मकान के पास पहुंचकर शेर गाता, फिर इकराम साहब के बंगले से कुछ दूर खड़े होकर नारा बुलंद करता। वजीर लालटेन रोशन करती और इसकी रोशनी को हवा में लहराकर एक झाड़ी के पीछे बैठ जाता। शबीर और इकराम साहब बातें करने में मशगूल हो जाते और मैं लालटेन की रोशनी में इस रोशनी के जरे ढूंढता रहता जिससे मेरी जिंदगी मुनव्वर हो सकती थी। वजीर झाड़ियों के पीछे बैठी न जाने क्या सोचती रहती।